कोई भोजन देता है उस चोर को, कोई अग्नि देता है, कोई उसे छुपने का व्यवस्था करता है, कोई उसके लिए उनका अस्त्र शस्त्र रखने का प्रबंध करता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी दंड मिलना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण को मारता है, बच्चों को मारता है, स्त्री को मारता है, तो उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अगर कोई राज्य विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, यानी दुश्मन देश के राजा को समर्थन करता है या मंत्रियों को देशद्रोह के लिए भड़काता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी मृत्यु दंड की सज़ा मिलनी चाहिए। पैराग्राफ चेंज करेंगे। मनुस्मृति में दंड को अत्यधिक महत्व दिया गया है। राजनीतिक जीवन के संचालन के लिए तथा वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जीवन के संचालन के लिए तथा वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दंड का महत्वपूर्ण स्थान है। मनुस्मृति में विभिन्न जातियों के लिए अलग अलग दंड का प्रावधान है। दंड के माध्यम से ही सामाजिक सामंजस्यता, बनाकर रखा जा सकता है। दंड का उपयोग वर्ण के अनुसार बिना किसी भेदभाव के किया जाना चाहिए। वर्ण के अनुसार बिना किसी भेदभाव का किया जाना चाहिए। देखिए कि राजनीतिक जीवन चलाने के लिए, सामाजिक जीवन चलाने के लिए दंड का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। वह कहते हैं कि हर एक जाति को अलग अलग तरीक़ा से दंड मिलना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को दंड अलग अलग देना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर एक ही अपराध कोई, चलिए ये जान करके क्या कीजिएगा, मत जानिए तो अच्छी बात है। तो सभी जातियों के लिए अलग अलग दंड का प्रावधान किया गया है कि हर एक जाति को एक ही अपराध के लिए अधिक या कम दंड दिया जाता है। ठीक है, मनुस्मृति के अनुसार। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। मनुस्मृति में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। राजा से यह अपेक्षा की गई है कि वह न्याय प्रशासन का स्वयं निरीक्षण करें, प्रशासन का स्वयं निरीक्षण करें
यदि कोई भी अपराधी को दंडित नहीं किया जाता है तो उसके लिए राजा उत्तरदायी है। न्याय व्यवस्था के तहत मनु कहते हैं कि राजा उत्तरदायी है। न्याय व्यवस्था के तहत मनु कहते हैं कि इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा, राजा को कभी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसके क्रोध के अग्नि में उसका संपूर्ण कुल समाप्त हो सकता है। संपूर्ण कुल समाप्त हो सकता है। हेडिंग दीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उससे पहले एक बार जो है कि जो मैंने लिखवाया है उसमें से अगर कोई प्रॉब्लम हो, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन पुटअप करेंगे। क्वेश्चन पुटअप करेंगे। क्वेश्चन पुटअप करेंगे। पढ़िए आप और वो पूछिए कि क्या लिखवाया मैंने और क्या लिखवाया जो आपको समझ में नहीं आया। मैंने लिखवाया कि प्रशासक की नियुक्ति निरीक्षण राजा को स्वयं करना चाहिए और यह प्रयास किया जाना चाहिए कि अपराधी को दंड मिले। अगर दंड नहीं मिलता है तो किसने उनको छोड़ा है उसको दंड मिलना चाहिए, ठीक है ना। और कभी भी ब्राह्मण को अपमान नहीं करना चाहिए राजा को, क्योंकि वह अगर क्रोधित हो जाते हैं तो राजा पूरे राजा को समाप्त कर सकता है, ठीक। हाँ, तो इसलिए उसे अपमान नहीं करना चाहिए मनुस्मृति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, मनुस्मृति के अनुसार तो राजा को भी अग्नि के समान माना गया है। हाँ, फिर जाएगा तो राजा जो है वो मनुष्य को अगर मैंने ये बताया कि राजा तो ईश्वर है और अगर कोई भी अग्नि के पास में अप्रोच करता है तो अग्नि उसी व्यक्ति को जलाता है। लेकिन अगर राजा के पास में वो केयरलेसली जाता है तो राजा की गुस्सा न केवल उस व्यक्ति को बल्कि उनके कुल, खानदान, खेत, खलिहान सभी को बर्बाद कर देगा, ठीक है ना। साथ ही साथ मनुस्मृति में यह भी कहा जाता है कि वह राजा को चाहिए कि वह राजा ब्राह्मणों का अपमान न करे, उनके कोप भाजन न बने, क्योंकि वह राजा को भी बर्बाद कर सकता है, क्योंकि वह परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा के मुख से निकला है, ठीक है। राजा से भी ज़्यादा पावरफुल ब्राह्मण हो गया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्होंने जो कि इनको बना दिया, लेकिन व्यवहार में राजा ज़्यादा पावरफुल होता था, ठीक है। फिर राजा ईश्वर का अवतरण कैसे हुआ? क्या बोले? फिर राजा ईश्वर का अवतरण कैसे हुआ जब ब्राह्मण के? क्योंकि ब्राह्मण भी तो उनके अनुसार जो है परमपिता परमेश्वर के मुख से रचना हुआ है, ठीक है ना। तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, मनुस्मृति में ऐसा है। अर्थात ईश्वर को भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। क्लियर?
क्योंकि वह ईश्वरीय सत्ता को भी समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन पुटअप कीजिए। क्वेश्चन पुटअप कीजिए। क्वेश्चन पुटअप कीजिए। हेडिंग देंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। लिखेंगे मनुस्मृति में अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो की चर्चा की गई है। इस संबंध का संचालन संबंध का संचालन उपयोगिता एवं नैतिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। मनु युद्ध का समर्थन करते हैं। युद्ध का समर्थन करते हैं, परंतु राज्य के प्रसार के लिए नहीं। परंतु राज्य के प्रसार के लिए नहीं, बल्कि राज्य के भूभाग की रक्षा के लिए। मनु राजा की तुलना खरपतवार हटाने वाले से करते हैं। जो राज्य पर आए सभी संकटों को चुनकर समाप्त कर देते हैं। कौटिल्य एवं मैकियावेली के तरह ही कौटिल्य एवं मैकियावेली की तरह ही मनु विदेश नीति के संचालन में चार परंपरागत अवधारणा साम दाम दंड भेद का समर्थन करते हैं। परंतु इन चारों तरीकों में वह संधि एवं बल को प्रमुखता प्रदान करते हैं। परंतु बल का प्रयोग अंतिम शस्त्र के रूप में किया जाना चाहिए। दूसरे राज्य को पराजित करने के पश्चात
राज्य को पराजित करने के पश्चात मनुस्मृति के अनुसार मनुस्मृति के अनुसार पराजित राज्य की प्रजा की इच्छा अनुसार वहाँ की राजा को गद्दी पर बैठाना चाहिए। देखिए मैंने क्या कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मनुस्मृति में यह कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, उपयोगिता पर, कि कौन हमारे लिए कौन राज्य उपयोगी है, और नैतिकता पर आधारित है। राजा को कहा गया कि 4 परंपरागत विद्या, साम मतलब संधि समझौता, दाम दंड भेद, दाम यानी कि अगर रिश्वत देना पड़े तो रिश्वत भी दीजिए आप, दंडित करना पड़े तो दंडित कीजिए, बल का प्रयोग कीजिए, भेद कॉन्स्पिरेसी करना हो, षड्यंत्र करना हो तो वह भी आपको करना चाहिए। लेकिन इन चारों तरीका में वह सबसे ज़्यादा महत्व किनको देते हैं, संधि समझौता को और बल प्रयोग को, 2 पर ही सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। अगर युद्ध से कितना फ़ायदा होता है, संधि से अगर जितना फ़ायदा होता है उतना ही अगर युद्ध से फ़ायदा होता है तो राजा को युद्ध से बचना चाहिए। ठीक है ना, राजा को युद्ध से बचना चाहिए, संधि कर लेना चाहिए। ठीक है ना, संधि कर लेना चाहिए। अगर राजा बल प्रयोग करता है, हमारी मनुस्मृति में धर्मशास्त्र में बल, राजा को दूसरे राज्य पर सामान्य स्थिति में आक्रमण नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उसे हमेशा आक्रमण के लिए तैयार रहना चाहिए। जब राजा आक्रमण करता है और आक्रमण करता है और दूसरे राजा को पराजित करता है, तो वहाँ की जनता की इच्छा के अनुसार ऐसे व्यक्ति को राज्य गद्दी पर बैठाना चाहिए जो उस राजा का समर्थक हो। ठीक है ना, उस राजा का समर्थक हो, लेकिन वहाँ की जनता की ओपिनियन भी ले लिया जाना चाहिए कि किसको राजा बनाया जाए। ठीक है ना, उसी को राजा बनाना चाहिए जो वहाँ की जनता चाहती है। बलपूर्वक किसी को राजा नहीं बना देना चाहिए, क्योंकि अगर बनाएंगे तो उस राज्य में अशांति की संभावना हमेशा बना हुआ रहेगा। जैसे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लीजिए, मिलिट्री ने क्या कर दिया, इमरान खान को वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया, तो आए दिन जो है कि पीडीएम के द्वारा मूवमेंट होते रहता है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के द्वारा इमरान खान को हटाने के लिए इस तरह की मूवमेंट होते रहता है। लेकिन नवाज शरीफ के लिए ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जनता का वह प्रतिनिधि था, जनता ने उसे चुनी थी। बेनजीर भुट्टो भी जब प्रधानमंत्री बनी तो वो जनता के समर्थन से प्रधानमंत्री बनी थी, ना कि मिलिट्री के समर्थन से। जब आप वोट में धांधली कर लेंगे, चुनाव में धांधली कर करके आपने इमरान खान के पीटीआई को जिता दिया, उनको प्रधानमंत्री बना दिया, तो जनता तो सब कुछ जानती है कि इनको जो कि ज़बरदस्ती मंत्री बना दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जनता की ओपिनियन को राजा को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे। मनु ने युद्ध नीति, विदेश नीति, राजनयिक संबंध, विदेश नीति, राजनयिक संबंधों से संबंधित विषयों के निपटारे हेतु नैतिकता को आधार नहीं बनाया। उनके अनुसार इन विषयों पर
इन विषयों पर निर्णय पर पहुंचने के लिए उपयोगिता को ध्यान में रखना चाहिए। 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 तो देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने नैतिकता पर अत्यधिक बल नहीं दे करके किस पर बल देता है? उपयोगिता पर। किससे दोस्ती करना है, किससे दुश्मनी करना है, किससे निष्पक्ष रहना है, किसके साथ कोई संबंध नहीं बनाना है। तो ये सभी जो है कि राज्य की सुरक्षा, समृद्धि और विकास को ध्यान में रख करके इस तरह की कोई नीति का निर्माण किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ठीक है ना। एक बार प्रश्न पूछिए और प्रश्न पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछिए। शक्तिमान क्वेश्चन पूछिए। नहीं पूछेंगे। ठीक है, आज आप लोग जाइए, फिर कल इस चैप्टर को फिनिश करके बुद्धिस्ट ट्रेडिशन पर हम लोग जाएंगे। ठीक है ना। कल